हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है बीपीएससी एसएसटी हब चैनल पर। हम लोग एम लक्ष्मीकांत सीरीज में पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर, जिसका नाम था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग स्टार्ट किए थे 1858 के बाद, जब ब्रिटिश हमारे देश पे शासन कर रही थी, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। कुछ अधिनियम हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। तो कहता है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कहा जाता है कि ये जो अधिनियम है, ये उत्तरदायी सरकार के गठन में एक पत्थर की तरह साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कहा जाता है कि एक लंबा डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसमें कहा गया कि ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया और इसमें राज्य और रियासतों को एक यूनिट माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय थे। अब देखो, 3 सूची जो तैयार की गई, एक संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची किसको कहते हैं? सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नियम बनाएगी, है ना। कुछ ऐसे विषय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ उस पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। तो टोटल कितने विषय हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है? तो टोटल 59 थे। ठीक है। राज्य सूची होता है कि स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस पे सिर्फ नियम बना सकते हैं। और समवर्ती सूची सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके, है ना, नियम बना सकते हैं। इसमें टोटल विषय कितने थे? 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूअल पावर जिसको कहा जाता है, वायसराय गवर्नर जनरल को दे दी गई है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई? वायसराय गवर्नर जनरल को दे दी गई, ताकि इस पे जो नियम बनाएंगे, कौन बनाएंगे? गवर्नर जनरल बनाएंगे। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब दूसरा देखो क्या विशेषता था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। जो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया गया? 1935 अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तीसरा विशेषता, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। अब देखो, इसमें क्या, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, जो पहले प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली थी, उसको तो समाप्त कर दी गई, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। परिणाम क्या हुआ कि संघीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को अलग करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथा विशेषता है, इसने 11 राज्यों में से 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। ठीक है। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटें आरक्षित की। पांचवा जो विशेषता है, कहा जाता है जो दलित वर्ग थे, जिसको अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटें क्या कर दी गई? आरक्षित कर दी गई। इसने महिलाओं और श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया गया। छठा विशेषता है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों को
टीम मिल गई। ठीक है, इसमें भारत शासन अधिनियम जो 1858 द्वारा स्थापित की गई थी, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में जो भारत सचिव थे उनके सलाहकारों को टीम मिल गई। सातवां है, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 1935 का जो शासन अधिनियम था, भारत का जो शासन अधिनियम था, इसमें जो वोट देने का है ना, जो वोट देने की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया, यानी उसको कितना किया गया, 10% किया गया। 10% लोग अब क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। आठवां, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नौवां है, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। ठीक है। 10वां है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। 11वां है, इसने बर्मा अब म्यांमार को भारत से अलग किया। बर्मा जो अभी किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है और यही भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही म्यांमार को क्या कर दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। इसने उड़ीसा और सिंध को 2 नए प्रांत बनाए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही उड़ीसा और सिंध को 2 नए प्रांत बनाया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। अब इसमें कहा गया कि जिनकी जनसंख्या कम है उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया। 14वां है, इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। 15वां है, इसने महासंघ और प्रांतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके बाद जो भी सत्ता है वो भारतीय लोगों के हाथ में दे दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। अब देखो, जब ये घोषणा की गई प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखो, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित जो किया गया है संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो हमारे संविधान सभा को स्वीकार करने को रेडी नहीं थे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया और 3 जून 1947 को ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन की योजना पेश की जाती है जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। ये जो माउंटबेटन योजना था इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा विशेषता था इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।
ठीक है। तीसरा था, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अब देखो, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, उसके अधीन क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया गया। इस नियुक्ति में नए राष्ट्र का जो कैबिनेट की जो सिफारिश थी उसमें ब्रिटेन के ताज को करनी थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। अब देखो, दोनों डोमिनियन राज्य जो थे, जिसमें संविधान सभाओं को अपने देश का जो संविधान सभा गठित किया गया था, उसमें संविधान बनाने का अधिकार तो दिया गया था और किसी भी देश को संविधान को अपनाने की शक्ति भी दी गई थी। सभाओं ने यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पांचवा विशेषता था, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर कब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ठीक है। छठा था, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इस कानून ने क्या किया, ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। राष्ट्रमंडल समझते हो ना, राष्ट्रमंडल वैसे कंट्री जिस पे ब्रिटेन के द्वारा शासन किया गया हो। ठीक है। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत पर ब्रिटिश की जो संप्रभुता थी उसको समाप्ति की घोषणा की गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप का समाप्त हो गया। आठवां था, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। अब जो भी रियासत भारत में थी, है ना, वो रियासतों को ये कहा गया कि आप चाहे तो भारत डोमिनियन में मिल जाइए या तो पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं, या तो वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 शासन अधिनियम के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां विशेषता था, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासकों के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है। 11वां था, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वां था, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 13वां जो विशेषता है, इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में क्या किया, ब्रिटिश का अंत हो गया। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, शपथ दिलाए थे।
1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों सदस्यों का उल्लेख क्रमशः का 1 और 2 में किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल।